मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। हमारा भद्राद्री कोत्तगुड़ेम जिला है। हम तेलंगाना राज्य से आते हैं। मैं आज फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए चरित्र संगठन पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, इस साल नए ज्वाइन हुए बच्चों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए चरित्र संगठन तेलुगु में व्यक्तित्व निर्माणमु चरित्र संगठन पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके रचयिता डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी हैं। चरित्र संगठन पाठ के रचयिता डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी हैं। कवि परिचय, लेखक का परिचय पहले समझ लेंगे, बाद में पाठ को समझ लेंगे। लेखक का परिचय पहले समझ लेंगे, बाद में पाठ को समझाऊंगा। लेखक का परिचय, कवि परिचय। डॉक्टर गुलाब राय का जन्म 1888 में इठवा नगर में हुआ। डॉक्टर गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इठवा नगर में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, बचपन की बाल्य शिक्षा मैनपुरी में हुई। मैनपुरी नामक गांव में हुई। डॉक्टर गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इठवा नगर में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। हाई स्कूल में उन्होंने उर्दू, फारसी और संस्कृत सीख ली थी। हाई स्कूल में, उन्नत पाठशाला में उन्होंने उर्दू, संस्कृत और फारसी भी सीख ली। उन्होंने कॉलेज से बीए दर्शन शास्त्र में एमए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में बीए पढ़े और दर्शन शास्त्र में एमए पढ़े और एलएलबी भी उन्होंने पढ़ लिया। माने वकील की पढ़ाई, एलएलबी भी उन्होंने पढ़ लिया। आगरा में उन्होंने बीए की पढ़ाई, उन्नत शिक्षा बीए की पढ़ाई, दर्शन शास्त्र में एमए और एलएलबी भी उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत 4 वर्ष तक उन्होंने छतरपुर सियासत के महाराजा को दर्शन सिखाया। बाद में उन्होंने 4 वर्ष तक छतरपुर महाराजा को उन्होंने दर्शन शास्त्र को सिखाया। गुलाब राय जी प्रबंध प्रभाकर गुलाब राय जी की रचनाएं प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरे निबंध, अध्ययन और आस्वाद, फिर निराशा, क्यों, मैत्री धर्म, हलवा कलप, मेरी असफलताएं, मन की बात और कुछ उथले कुछ गहरे सांस्कृतिक जीवन निबंध संग्रहों को अतिरिक्त हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे थे। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी काव्य विमर्श, काव्य के रूप, साहित्य और समीक्षा जैसे समीक्षात्मक ग्रंथ के अतिरिक्त काव्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारत का सांस्कृतिक इतिहास उनकी उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचना है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास उनकी उल्लेखनीय, माननीय, सर्वमान्य रचना है। हम अब चरित्र संगठन, व्यक्तित्व का निर्माण, एक मानव का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए, व्यक्तित्व किन किन चीजों पर आधारित रहता है, व्यक्तित्व कैसे समाज में उद्धार होता है, कैसे नीचे गिरता है, इन सब विषयों को
हम विस्तृत रूप से चरित्र संगठन, चरित्र माने मानव का व्यक्तित्व, चरित्र उसका बचपन से लेकर आज तक की उसका व्यक्तित्व, चाल चलन सबको चरित्र कहते हैं। चरित्र संगठन के बारे में हम जान लेंगे। चरित्र संगठन नामक निबंधात्मक पाठ में बाबू गुलाब राय जी मनुष्य के चरित्र संगठन का आदर्श चरित्र निर्माण में उन्हें विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य वचन का पालन तथा कर्तव्य परायणता आदि गुणों को अनिवार्य मानते हैं। हर मानव के लिए बचपन से आज तक, बचपन से बड़ा हुए तक हर मानव के लिए अनेक विषय चरित्र संगठन के लिए बाबू गुलाब राय जी अनिवार्य मानते हैं। इसमें उन्हें विनय, मनुष्य आदर्श चरित्र संगठन के लिए आदर्श चरित्र निर्माण में उन्हें विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य वचन का पालन तथा कर्तव्य परायणता आदि गुणों के अनिवार्य मानते हैं। लेखक मानते हैं कि मनुष्य का आदर समाज में केवल धन, पद, विद्या से मिलता है, परंतु ये सब एक प्रकार का बाहरी है, स्थायी नहीं। मनुष्य को, हर मनुष्य को अपने धन से, अपने कुल से, अपने धर्म से समाज में आदर मिलता है, स्थायी मिलती है। केवल धन, पद, अपने पद से, अपनी पढ़ी हुई विद्या से उनको आदर मिलता है, लेकिन यह सब बाहरी है, यह सब बाहरी है, यह स्थायी नहीं, जिंदगी भर रहने वाले नहीं। पल भर में ये शब्द लुप्त हो जाते हैं। अगर धन रह के धन चले जाता है तो मान सम्मान नहीं रहता, और अगर पद रह के पद चले जाता है मान सम्मान नहीं रहता, और विद्या रह के विद्या का कोई काम नहीं तो भी मान सम्मान नहीं रहता। ये सब वो रहने पर उजागर रहते हैं, इसीलिए ये सबको बाहरी कहते हैं, स्थायी नहीं, स्थिरत्व नहीं, इसका स्थिरत्व नहीं, यह स्थायी नहीं। यदि स्थायी भी हो वह एक प्रकार से भय का कारण हो सकता है। अगर स्थायी भी हो, पद के लिए उनके छोटे पद वाले भय के कारण उनका सम्मान करते हैं, धन के लिए गरीब लोग उनका सम्मान करते हैं, विद्या के लिए कम विद्या वाले, संस्कारहीन विद्या भी हो, संस्कारहीन विद्या भी हो, विद्या के लिए उनसे कम विद्या वाले उनका सम्मान करते हैं, केवल भय के कारण, केवल भय के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए रावण अपने पास विद्या, धन, पद, कीर्ति आदि होने पर भी राक्षसी कर्म के कारण निर्दनीय रहा है। रावण, रामायण में जो शत्रु का पात्र है रावण, उसके पास इस दुनिया में सारे आदमियों से ज्यादा धन था, सारे मनुष्यों से ज्यादा धन था, सारे मनुष्य से ज्यादा विद्या थी, सारे मनुष्य से ज्यादा पद थे, सारे मनुष्य से ज्यादा गुण थे। ये इतने कुशलवान मानव थे कि उनसे कुशलवान, उनसे विद्यावान, उनसे होशियार दूसरा मानव नहीं। लेकिन रावण को सिर्फ अपने निंदनीय, अमानवीय राक्षसत्व के लिए, अपने राक्षस के चाल चलन के लिए वह एक शैतान बन गया, राक्षस बन गया। वह अपने आप को समाप्त कर लिया, अपने आप को भस्म कर लिया। इस तरह से, इसी तरह से हर मानव को, किसी को भी हो, किसी के पास भी धन की अधिकता और पद की अधिकता
और कीर्ति की अधिकता होने पर भी उनमें राक्षस लक्षण हो तो कभी न कभी उस राक्षस का समाप्त होना अनिवार्य है। ये सृष्टि धर्म है, इसीलिए सृष्टि आज तक चल रही है, इसीलिए सृष्टि आज तक चल रही है। यह न भूतो न भविष्यते, यह भूत से लेकर भविष्य तक यही बात सच्ची है, यही बात सच्ची है। अधर्म को एक न एक दिन नाश होना पड़ता है, शैतानियत को एक न एक दिन नाश होना पड़ता है। सच्चाई और धर्म पालन और इंसानियत का हर वक्त पोषण होता है और अभिवादन होता है। मनुष्य मात्र विद्वान होने से कदापि वंदनीय नहीं हो सकता। मनुष्य ही विद्वान होने से कभी भी कदापि, कदापि का मतलब कभी भी विद्वान नहीं हो सकता। मनुष्य का मूल उसके चरित्र में रहता है। मनुष्य का मूल्य, मनुष्य का अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं, तेलुगु में विलुवा कहते हैं। मनुष्य का मूल्य उसके चाल चलन में, चरित्र में, व्यक्तित्व में रहता है। जो कितना भी धन हो, कैसा भी हो, कितना भी होदा हो, उसका चाल चलन, उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं तो वह दुष्ट कहलाएगा। समाज में, समाज के आईने में अपने क्रियाकलाप से ही जो अपन करते हैं उससे ही अपना अच्छापन या बुरापन या हमें नजर आता है। चरित्र में ही अनेक आत्मबल का प्रकाश होते हैं। चरित्र में ही मनुष्य आत्मबल से प्रकाशित होता है। चरित्र में ही मनुष्य आत्मबल से प्रकाशित होता है। आत्मबल का प्रकाश एवं बलवान होने से ही व्यक्ति का चरित्र भी समाज में सदा आदरणीय बन जाता है। आत्मबल का प्रकाश बलवान होने से ही, आत्मबल का प्रकाश शक्तिवान होने से ही समाज में सदा आदरणीय बन सकता है। लेकिन चरित्र में विनय, उदारता, लालचा में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायणता से ये सब गुण आते हैं। इन गुणों के बिना किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण बनना अधूर माना जाता है। इन अच्छे गुणों के बिना किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण बनना अधूरा माना जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सब प्राणी इस धरती पर भगवान के दिए हुए अनेक प्राणी हैं। अनेक जीव जंतु हैं। अनेक छोटे मच्छर से लेकर बड़ी हाथी तक अनेक प्राणी हैं। लेकिन यह सब प्राणियों में मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सबसे मिलके जीने वाला प्राणी है। सब प्राणी मिलकर एक जगह पे जीने का यही समाज होता है। सम आज एक जगह पर आना, यही समाज होता है। सामाजिक प्राणी है जो जीवन पर्यांत समाज में ही उनके सारे कार्यकलाप का निर्वाह करना पड़ता है। बचपन से जब माँ की गोद से इस जमीन पर आता है, फिर जमीन के गोद में जाने तक, तो पैदाइश से लेकर जीवन पर्यांत तक इस समाज में ही कार्यकलाप करना पड़ता है। इस समाज में ही जीना पड़ता है। इस समाज की हवा ही लेना पड़ता है। इस समाज के सूरज को ही खाना पड़ता है। इस समाज की चांदनी को ही अपनाना पड़ता है। इसीलिए हर मानव को समाज में ही जीना जरूरी है। मनुष्य जीवन का प्रभात, जिसमें सब प्रकार की शक्तियों का विकास होने की संभावना होती है। मनुष्य जीवन का प्रभात जिसमें सब प्रकार की शक्तियों का विकास होने की संभावना होती है, विद्यार्थी जीवन में व्यतीत होता है। वह विद्यार्थी जीवन से ही सीख लेना चाहिए। जैसे ये कुम्हार के हाथ में मिट्टी
एक आकार लेती हैं। एक शिल्पी के हाथ में एक पत्थर आकार लेता है, एक ज्ञानी के हाथ में, एक कवि के हाथ में कल्पना एक आकार लेती है। उसी तरह मानव को भी अपनी बुद्धि से समाज में एक आकार लेना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन में सब सीखना पड़ेगा। जो लोग इस विद्यार्थी जीवन में हमारे पथ प्रदर्शक है, उनका परम उत्तरदायित्व है कि वे हमें ऐसा सत्य दिखाए कि यह काल केवल ज्ञान संग्रह में ही नहीं न जाए। इसीलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अपने अपने उत्तरदायित्व सही निभाएंगे तो ही तब अच्छे चरित्र से ओतप्रोत मनुष्य समाज में धीरे धीरे विकास करता है। इसमें कवि कहते हैं बालक और विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के बीच का व्यवहार एक सच्ची तरह एक सच्चे रास्ते पे हो तो मानव एक समाज में धीरे धीरे विकास करता है। जब समाज में भ्रष्टाचार कम होकर समाज का विकास में अवरोध पैदा नहीं होता है। अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए लेखक ने 7 तत्वों को बारे में विचार विश्लेषण प्रस्तुत पाठ्यांश के अंतर्गत किया है। मानव के अच्छे व्यक्तित्व के बारे में, अच्छा चरित्र संगठन के बारे में, अच्छे चाल चलन के बारे में 7 तत्वों को कवि लेखक ने इस गद्य में लिखा है। पहला विनय, दूसरा उदारता, तीसरा लालच नहीं रहना, चौथा धैर्य, पांचवा सहकारिता, छठवां सत्य बोलना और सातवां वचन का पालन करना, कर्तव्य परायणता। यह सब रहने वाला ही अच्छा व्यक्तित्व का कहलाता है। विनय विद्या का भूषण है। विनय विद्या का भूषण है। बिना विनंग के विद्या शोभा नहीं देती। भगवत गीता में ब्राह्मण का विशेषण विद्या विनय संपन्न कहा गया है। विद्या विनय संपन्न कहा गया है। जिसके पास विद्या के साथ विनय नहीं होता उसका कोई लाभ नहीं हो सकता। विनय केवल विद्या को नहीं वरन धन और बल दोनों को भी शोभा देती है। महर्षि भृगु जी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी तो भगवान पूछने लगे कि महाराज महर्षि भृगु ये कितने विद्वान थे, इतने पंडित थे कि दुनिया में भृगु से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या करा? भृगु विष्णु महाराज महर्षि विष्णुदेव को उन्होंने विष्णु के छाती पर लात मारा। इससे विष्णु ने उनसे पूछा महर्षि भृगु जी वक्षस्थल का मतलब छाती पर लात मारी तो भगवान पूछने लगे कि महाराज आपको पैर में चोट तो नहीं आई? विनय का वही उत्तम आदर्श है। भृगु जी जब विष्णु भगवान के छाती पर लात मारते हैं, विष्णु भगवान भृगु जी से पूछते हैं महर्षि भगवान तुम्हारे पैर पर कोई चोट नहीं आई? तो यहाँ पर देखिए भगवान की विनय का अर्थ, विनय का यही उत्तम आदर्श है। विनय का अभाव एक प्रकार का खोखलापन प्रकट करता है। जिन लोगों में कोई श्लाघनीय गुण नहीं होता वे अपनी एंट तथा डांट फटकार से लोगों पर प्रभाव जमाते हैं, किंतु गुणवानों को इसकी आवश्यकता नहीं। उनका प्रभाव स्वतः सिद्ध होता है। यदि
विनयशील मनुष्य का समाज में प्रभाव कम हो तो इसमें विनयशील मनुष्य का दोष नहीं, यह समाज का ही दोष है। यदि विनयशील मनुष्य का समाज में आदर कम होता है तो यह विनयशील मनुष्य का दोष नहीं, सिर्फ समाज का दोष है। क्योंकि विनय व्यक्ति को अपने परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी कठिन बनना जरूरी होता है, क्योंकि विनय से व्यवहार करने पर भी कुछ ऐसे शत्रु होते हैं, उनके सम्मुख यदि यह विनय भावना से रहे तो उसके जीवन को हानि पहुंचा देते हैं। विनय से रहने वाले को बलहीन समझते हैं, विनय से रहने वाले को बलहीन समझते हैं। इसीलिए कभी कभी व्यक्ति को सख्त और कठिन परिस्थितियों को भी अपनाना जरूरी है। इसीलिए उनको अपने विनय से कारण गौरवहीनता का दुखद अनुभव करना पड़ता है। विनय के साथ निराभिमान मनुष्य जाति का आदर, सहनशीलता इत्यादि अनेक सद्गुण लगे हुए हैं। इसके अभ्यास में इन सब गुणों का अभ्यास हो जाता है। इसी को हम विनय कहते हैं, इसी को हम विनय कहते हैं। उदारता और लालचा, धैर्य, सहकारिता, सत्य बोलना और वचन का पालन करना, कर्तव्य परायणता, यह 7 गुणों के बारे में हम कल जान लेंगे। थैंक यू।